हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। ये आपको पता ही है कि ये एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो सब्जेक्ट नॉलेज की प्रैक्टिस सेट है, और आपको पता ही है कि हम सैटरडे और संडे को 50-50 क्वेश्चंस करते हैं। लगभग 100 क्वेश्चंस 2 दिनों में किए जाते हैं। यानी जो मंडे टू फ्राइडे आपने क्लासेस ली हुई हैं, जो एरिया कोऑर्डिनेटर की एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की मंडे टू फ्राइडे जो क्लासेस चलती हैं, उसकी उस दिन ही यानी शाम को आपको उसके प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जिसमें 20 प्रश्न होते हैं। उसके साथ साथ आपको पूरे यानी जो एक हफ्ते में आपने जो क्लासेस अटेंड किए उसके बेसिस पर आपको 50-50 क्वेश्चन सैटरडे और संडे को भी मिलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको एंड में बताना है, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। एंड में बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए, आपने एक हफ्ते में जो पढ़ा आपको कितनी चीज़ें रिकॉल हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है कि पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है पीएम किसान योजना के तहत। पहला ऑप्शन है, यह योजना का पूरा वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसका कार्यान्वयन भी केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। अगला है, योजना का वित्त पोषण केंद्र और राज्य दोनों के बीच साझा किया जाता है और लेकिन कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि योजना का वित्त पोषण राज्यों द्वारा किया जाता है लेकिन केंद्र सरकार तकनीकी सहायता प्रदान करती है। और चौथा ऑप्शन है, योजना केवल उन राज्यों में लागू होती है जो अपनी स्वयं निधि से इसमें योगदान करते हैं, यानी अपना जो खर्च स्वयं में वहन करते हैं वो इसमें आते हैं। तो आपको पता है कि जो पीएम किसान योजना है, इसकी केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने का एक सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। योजना का जो वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसका कार्यान्वयन भी केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार की योजना का सटीक परिभाषा है। इसमें केंद्र सरकार का वित्त पोषण और कार्यान्वयन दोनों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यानी जो वित्त होता है, यानी जो फाइनेंस होता है, वो 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और उसका जो रख रखाव होता है इस योजना की, वो भी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि पीएम किसान योजना में पारिवारिक इकाई यानी फैमिली यूनिट की परिभाषा क्या है। यानी जो पीएम किसान योजना है, इसमें जो परिवार की परिभाषा आपको दी गई है उस क्या दी गई है, तो एक विवाहित जोड़ा और उसके अविवाहित बच्चे। दूसरा है पति पत्नी और नाबालिग बच्चे जिनके पास भूमि है। तीसरा है एक विवाहित जोड़ा, उनके नाबालिग बच्चे और उनके वयस्क बच्चे आदि अविवाहित बच्चे जो वे अविवाहित हो, और एक परिवार जिसमें पति पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हो। तो आपको जो पता है कि जो पीएम किसान योजना है उसके तहत जो फैमिली की परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल हो। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी तो वही बात है। यहाँ पे देखिए जो डिफिनेशन में दिया गया है विवाहित जोड़ा, लेकिन जो एक्चुअल में जो परिभाषा दी गई है वो ऐसे ही दी गई है कि एक परिवार कहा गया जिसमें पति हो पत्नी हो और उसके नाबालिग बच्चे हो, ना कि विवाह की बात उसमें की गई है, विवाहित जोड़े की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो जो कंसेप्ट होता है बस उस पर फोकस करना है कि जो एक्चुअल में क्या कहा गया। सेम बातें हैं लेकिन कहने का जो तरीका है वही पूछ रहा है कि इसमें कैसे परिभाषित किया गया है। तो जो आपको पता है कि जो पीएम किसान योजना है उसमें ऐसे परिभाषित किया गया है, एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार परिवार की इकाई की सटीक परिभाषा बताता है। यानी जैसे जो पीएम किसान योजना है उसमें जो सटीक परिभाषा दी गई है वो वैसे ही दी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीएम किसान योजना के तहत 6000 की वित्तीय सहायता को 3 समान किस्तों में क्यों बांटा गया है। ठीक है, आपको पता है जो पीएम किसान योजना है उसमें एक साल में उनको 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है। तो वही पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, सरकार 3 किस्तों में क्यों बांटती है 6000 की धनराशि। तो पहला ऑप्शन है क्योंकि सरकार के पास एक बार में पूरी राशि देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।
दूसरा है ताकि किसानों को पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर वित्तीय सहायता मिले। तीसरा है क्योंकि किसानों को केवल 3 बार ही कृषि इनपुट खरीदने की आवश्यकता होती है। और चौथा है ताकि वे किसान ही लाभान्वित हो जो तीनों फसलों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, किसानों को पूरे वर्ष नियमित अंतराल की वित्तीय सहायता मिलती रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन बी सही है क्योंकि किसानों में भुगतान किसानों को पूरे अपने वर्ष की वित्तीय ज़रूरतों को प्रबंधित करने की जिम्मेदारी होती है। आपको पता है कि 3 किस्तों में दी जाती है, जो वो पैसा जहाँ चाहे अपनी खेती वगैरह या अपने दैनिक जीवन पे, अपने स्वास्थ्य, शिक्षा या बच्चों के प्रबंधन, यानी जो भी चीज़ है उस पर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना के तहत भूमि धारक किसान यानी परिवार, भूमि धारक किसान परिवार यानी लैंड होल्डिंग फैमिली, फार्मर फैमिली को वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य होना चाहिए। यानी पीएम किसान योजना के तहत उनके पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे वो इसका लाभ ले सकें। तो उनके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र होना है, या आधार कार्ड या बैंक खाता और पैन कार्ड। तो आपको पता है कि जो पीएम किसान योजना है उसके तहत लाभार्थियों को जो लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है क्योंकि योजना के तहत डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लाभ सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित होते हैं और इसके लिए आधार कार्ड आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीएम किसान योजना के तहत संस्थागत भूमि धारक यानी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स को क्यों अपवाद माना जाता है। जो संस्थागत भूमि धारक हैं यानी इंस्टीट्यूशनल लैंड, उनको क्यों अपवाद के रूप में माना जाता है। तो पहला है कि क्योंकि वे अपनी खेती के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं चाहते। दूसरा है क्योंकि इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत किसानों को आय सहायता प्रदान करना, न कि संस्थानों को। तीसरा है क्योंकि उनके पास बहुत अधिक भूमि, और चौथा है क्योंकि वे अपनी आय का कोई कर नहीं देते हैं। तो आपको पता है जो संस्थागत है उनको अपवाद के रूप में क्यों ले जाते हैं, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत किसानों यानी प्रत्येक किसान को सहायता प्रदान करना है, न कि किसी संस्था को। जैसे एक किसान परिवार है तो उसको मिलेगा, उसकी पत्नी को मिल सकता है, और उसके जो नाबालिग बच्चे हैं उसको इस योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, तो इसमें किसी संस्था को या जो संस्थागत भूमि धारक है उनको लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत जो किसान हैं उनको लाभ पहुंचाना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कथन सही है क्योंकि इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, न कि संस्थागत। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना के तहत कौन सा प्रावधान सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे और भ्रष्टाचार कम हो। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि योजना के लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से चुना जाना चाहिए। दूसरा है लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण यानी डीबीटी और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से। तीसरा है योजना का लाभ लेने के लिए उच्च शुल्क लेना, और चौथा है केवल उन किसानों को लाभ देना जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पीएम किसान योजना है इसके तहत जो लाभार्थियों को जो वास्तविक किसानों तक लाभ पहुंचाना या और भ्रष्टाचार को कम करना सुनिश्चित कौन करता है, तो कैसे होता है, तो लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण करके उनको बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि सरकार किस्तें जारी करती है। ठीक है, और हर किस्त में क्या होता है कि किसानों के खाते में पैसा चला जाता है। तो कथन बी सही है क्योंकि डीबीटी और आधार उपयोग सुनिश्चित करता है कि धन सीधे पारदर्शी तरीके से लाभार्थी के तक पहुँचे। ठीक है, यानी जो किसान है या जो पात्र व्यक्ति है उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फंडिंग पैटर्न में 2015-16 से लागू किए गए बदलाव के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्य फंडिंग का अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कृषि विकास योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग का अनुपात पूछ रहा है। तो 60 और 40 है,
75 और 25 है, 90 और 10 है, और 100% केंद्र का वित्त पोषण है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूछ रहा है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के, तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा 90 और 10 का, 90 और 10 का। और वहीं सामान्य राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या होता है कि 60 और 40 का रेशियो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि विशेष श्रेणी के राज्यों जिसमें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल है के लिए जो अनुपात है वो 90 और 10 का रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY का कौन सा उद्देश्य कृषि और संबंधित क्षेत्रों में समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उद्यमिता और नवाचार का सबसे अधिक जोर देता है, ठीक है। तो RKVY रफ्तार देता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देता है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम देता है, या प्रधानमंत्री आवास योजना देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कृषि और संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उद्यमिता और नवाचार पर अधिक जोर देता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ये होगा रफ्तार योजना के, तो आपको पता है कि जो कृषि से संबंधित कृषि के विकास के साथ साथ जो गैर कृषि क्षेत्रों में यानी रोजगार सृजन और उद्यमिता वगैरह का बढ़ावा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट जवाब होगा रफ्तार, RKVY रफ्तार। यहाँ पे रफ्तार यानी रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ठीक है, रिजुविनेशन का पूरा इसका नाम है, ठीक है, और कृषि उद्यमिता और नवाचार पर जोर देता है। एक क्वेश्चन मैंने इस पर सर्च किया हुआ था पोस्ट में, तो लगभग 10% से लेकर 40% के करीब लोगों ने ही इसका जो राइट नाम है वो बताया था, बाकी सभी ने गलत बताया, ठीक है। तो आप जब भी इसको देखें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रिजुविनेशन है लास्ट में, ठीक है, रिजुविनेशन लास्ट में आता है रफ्तार का, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी वजह से सबका गलत हुआ था, एक ही शब्द उसमें चेंज था और एक ही शब्द में सबको कन्फ्यूज़न हो गया था, ठीक है। तो लगभग 14% लोगों ने ही राइट जवाब दिया था उसका और बाकी सब ने गलत दिया था। तो जो चीज़ें उस पर थोड़ा फोकस बना के रखिए कि कौन सा उसका जो शब्द है कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और क्या उसका मतलब है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कौन सा उप योजना मिट्टी की उर्वरता यानी सॉइल फर्टिलिटी और फसल पैदावार यानी क्रॉप यील्ड को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, कृषि विकास से संबंधित है। और उसकी कौन सी उप योजना है जो इसमें मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, इसके साथ साथ पैदावार को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो एकीकृत कृषि विकास योजना है, बागवानी विकास कार्यक्रम है, या सघन फसल विकास कार्यक्रम है, या डेयरी विकास योजना है, ठीक है। तो जो इसका राइट जवाब होगा जिसमें फसल की पैदावार बढ़ानी है, सघन फसल विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो फसल वगैरह होती है या मिट्टी वगैरह की गुणवत्ता के आधार पर इसमें फसलों का विविधीकरण किया जाता है, ठीक है। तीसरा सही है क्योंकि RKVY के तहत सघन फसल विकास कार्यक्रम मिट्टी की उर्वरता और फसल पैदावार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उद्देश्यों में से एक राज्य कृषि योजना यानी स्टेट एग्रीकल्चर प्लान SAP और जिला कृषि योजना यानी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान जिसे DAP तैयार करना क्यों था, यानी क्यों आवश्यक था, ये पूछ रहा है। तो क्योंकि केंद्र सरकार के पास कृषि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि योजनाएं स्थानीय ज़रूरतों और संसाधनों के अनुरूप हो। तीसरा, क्योंकि राज्य सरकारें अपनी कृषि योजनाओं को लागू कराने में विफल हो रही थी। और चौथा, क्योंकि यह केंद्र सरकार की सब्सिडी के शर्त के लिए एक शर्त थी, ठीक है। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय जो कृषि विकास योजना है उसका जो उद्देश्य है, उसका जो उद्देश्यों में से एक क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और दूसरा है जिला कृषि विकास योजना। जो उसको तैयार क्यों किया जाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि की योजनाएं स्थानीय ज़रूरतों और संसाधनों के अनुरूप हो, यानी जो योजनाएं हैं वो स्थानीय स्तर पे कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, किस प्रकार की मिट्टी है, इसके आधार पर तय किए जाते हैं। यानी वो स्थानीय लोग तय करेंगे, यानी जो स्थानीय स्तर के अधिकारी होंगे वो तय करते हैं कि कैसे उसका प्लान किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि योजनाएं स्थानीय ज़रूरतों और संसाधनों के अनुरूप हो।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब था, क्योंकि विकेंद्रीकृत योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY के संदर्भ में राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति यानी स्टेट लेवल सैंक्शनल कमेटी यानी SLSC की भूमिका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति की भूमिका पूछ रहे हैं। तो यह केंद्र सरकारों को राज्यों के लिए कृषि योजनाएं बनाने में सहायता करती है। दूसरा, यह राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाती है और योजनाओं के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देती है। तीसरा है, यह केवल उन राज्यों को धन आवंटित करती है जिनकी कृषि विकास दर 4% है। और चौथा, यह किसानों को सीधे ऋण और सब्सिडी प्रदान करती है। तो आपको पता है जो राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति है उसकी क्या भूमिका है, तो इसकी भूमिका है ऑप्शन नंबर बी, यह राज्य और संघ क्षेत्र का जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाती है और योजना का परियोजनाओं को मंजूरी देती हैं। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होगा कि ये राज्य सचिव की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। यहाँ पे देख लीजिए, इसकी संरचना और कार्यों को सटीक रूप से बताती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY के तहत कृषि में सार्वजनिक निवेश यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर को बढ़ाने का क्या महत्व है। ठीक है, जो कृषि से संबंधित क्षेत्र है उसमें जो है सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने का क्या मतलब है, यानी इसका क्या उद्देश्य है या इसका क्या महत्व है। तो पहला है कि यह निजी कंपनियों को अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरा कह रहा है कि यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को केवल सरकारी योजनाओं से सहायता मिल सके। तीसरा कह रहा है कि यह केवल ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। और चौथा कह रहा है कि यह किसानों को अपनी फसलों के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करने की गारंटी देता है। तो जो आपको पता है कि जो कृषि में जो सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने का क्या महत्व है, तो यह निजी कंपनियों को अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। सार्वजनिक निवेश अक्सर निवेश को आकर्षित करते हैं। ठीक है, सार्वजनिक में जो निजी निवेश है अक्सर उनको आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी PMSYM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पहले कह रहे कि असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को चिकित्सा बीमा प्रदान करना। दूसरा है सेवानिवृत्ति के बाद 3,000 की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करके वृद्धावस्था सुरक्षित करना। तीसरा है केवल ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। और चौथा कह रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रदान करना इसका उद्देश्य। ठीक है, तो आपको पता है जो प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सेवानिवृत्ति के बाद 3,000 की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करके वृद्धावस्था को जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र का आपको पता है कि जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, वृद्ध श्रमिक हैं, उनको इसमें पेंशन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के तहत कौन सी उपयोजनाएं उन परिवारों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं जिनके मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे NSAP है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। आई होप आपको याद होगा अब तक। इसमें पहले कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। तीसरा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और चौथा है अन्नपूर्ण योजना है। तो इसमें कौन सी ऐसी योजना है जो क्या करती है, इस योजना के तहत एक मुफ्त राशि प्रदान करती है जिसमें जब परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जिसका सी राइट जवाब होगा, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत इसमें 20,000 की धनराशि प्रदान की जाती है जब 18 से लेकर 59 वर्ष की आयु तक की अगर कोई व्यक्ति फैमिली में नहीं है तब उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। और अन्नपूर्णा में आपको पता है कि
10 kg जो अनाज उसमें प्रदान किया जाता है। और वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजना के तहत क्या किया जाता है कि 300 रुपये की वृद्धावस्था के तहत 200 रुपये की धनराशि दी जाती है और विधवा पेंशन योजना के तहत 300 रुपये की धनराशि मिलती है। ठीक है, और 80 के बाद ये क्या हो जाती है 500 रुपये हो जाती है। तो क्योंकि एनएफबी का मुख्य उद्देश्य कमाने वाले की मृत्यु में गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से कौन सी योजना अटल पेंशन योजना का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री है? तो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है या स्वास्थ्य मिशन योजना है। तो इन तीनों योजनाओं से आपको पता है कि जो अटल पेंशन योजना है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कौन सा है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? बीमा योजनाएं हैं और ये व्यक्ति को सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये फसल से है, ये आवास है, ये स्वास्थ्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? ये दोनों दुर्घटना बीमा प्रदान करती है जो पेंशन के लिए एक पूरक सुरक्षा हो सकती है। आपको पता है कि कितनी धनराशि इसमें प्रदान की जाती है? 2 लाख रुपए की जो पूर्णकालिक जो दुर्घटना होती है या मृत्यु होने पर, और अंशकालिक जो विकलांगता होती है उसके लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और पूर्णकालिक विकलांगता के लिए, स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा योजना अटल पेंशन योजना की विशेषताओं को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? तो कह रहा है कि यह केवल 1000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान करता है। दूसरा है यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करता है। तीसरा, यह योजना है जिसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं करती है। और चौथा है 18 से लेकर 50 की आयु के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। तो आपको पता है जो अटल पेंशन योजना का सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यह असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन की प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीच मुख्य अंतर क्या है? यहाँ पे 2 योजनाओं के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना दुर्घटना बीमा है, जबकि प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा योजना एक बीमा है। तो दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना एक बीमा है जो मृत्यु पर कवर प्रदान करता है, जबकि प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है यह दुर्घटना बीमा है जो आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता को कवर करती है। तीसरा है प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना कोई वार्षिक प्रीमियम नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है उसका वार्षिक प्रीमियम है। ठीक है, तो आपको पता है इस दोनों में क्या अंतर है। अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा है तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट जवाब होगा। जो प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना है ये मृत्यु को कवर करती है, ठीक है, जीवन को कवर करती है, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें सुरक्षा को लिया गया, यानी जो आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता से ऐसी समस्या होती है, दुर्घटना हो जाती है तो उसको लिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये दोनों योजनाओं के बीच मूल अंतर को सटीक रूप से बताती है ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन बी था वो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीविका के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मॉडल सामुदायिक संस्थानों द्वारा उत्पन्न किए गए स्वयं के फंड और बैंकों से प्राप्त किए गए फंड के बीच क्या अंतर है? यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसको जो स्वयं वो फंड जनरेट करते हैं और उनको जो बैंकों से ऋण मिलता है या पैसा मिलता है, उन दोनों के बीच अंतर पूछ रहे हैं कि क्या है। तो पहला कह रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स केवल फंड केवल आंतरिक लेन देन के लिए होते हैं, जबकि बैंक ऋण का उपयोग केवल बाहरी निवेश के लिए किया जा सकता है। दूसरा कह रहे हैं कि स्वयं के फंड यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फंड सदस्यों की अपनी बचत से आते हैं,
जबकि बैंक ऋण बाहरी वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि स्वयं के फंड का उपयोग केवल शिक्षा के लिए किया जा सकता है, जबकि बैंक ऋण का उपयोग केवल कृषि के लिए किया जा सकता है। और चौथा कह रहा है कि स्वयं के फंड पर कोई ब्याज नहीं लगता है, जबकि बैंक ऋण पर हमेशा ब्याज दर लगा रहता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में जो बेसिक अंतर है वो क्या है। तो इस दोनों का जो बेसिक अंतर है वो यही है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो पैसा होता है वो उनकी अपनी बचत का होता है, जबकि जो बैंक से ऋण मिलते हैं वो बाहरी संस्थानों द्वारा मिलते हैं, जैसे बैंक वगैरह से मिलता है या कोई अलग इंस्टीट्यूशन होता है जैसे नाबार्ड वगैरह हो गया, तो ये भी पैसे जारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, इन दोनों में बेसिक अंतर यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे दोनों फंडों का स्रोत के बीच अंतर बता रहा है। ठीक है, कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है। अगला प्रश्न है कि जीविका के कार्यान्वयन में क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन का क्या महत्व है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल एक समूह है जो स्वयं सहायता समूहों के लिए धन इकट्ठा करता है। दूसरा कह रहा है यह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक साथ लाने वाली एक बड़ी संस्था है जो उन्हें वित्तीय और सामाजिक सेवाओं तक सामूहिक रूप से पहुंचने में मदद करती है। तीसरा है यह सरकारी अधिकारियों का एक समूह है जो जीविका के कार्यक्रमों का निरीक्षण करती है। और चौथा यह एक गैर सरकारी संगठन है जो जीविका के साथ साझेदारी का काम करती है। ठीक है, तो आपको पता है जो जीविका के लेवल पे जो क्लस्टर लेवल का फेडरेशन होता है उसका क्या महत्व होता है। तो यह क्या करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक साथ लाने वाली एक बड़ी संस्था है जो उन्हें वित्तीय और सामाजिक सेवाओं तक सामूहिक रूप से पहुँच करने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 20 का। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये 20वां प्रश्न है, जीविका के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मॉडल के तहत सामाजिक सशक्तिकरण यानी सोशल एम्पावरमेंट का क्या अर्थ है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मॉडल में जो सामाजिक सशक्तिकरण का क्या मतलब दिया गया है जीविका के अंतर्गत। तो कह रहा है कि यह केवल महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे परिवार की आय में योगदान कर सकें। दूसरा है वे समूह में सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करना जिसमें वित्तीय और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करना शामिल है। तीसरा कह रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए विशेष कोटा प्रदान करना। और चौथा कह रहा है कि किसी भी सरकारी योजना के लिए बिना किसी मानदंड की वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो आपको पता है जो जीविका के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसका जो सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं के लिए वो क्या है, तो समुदाय में सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करना जिससे वित्तीय और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करना शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी क्योंकि यह सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ सामूहिक शक्ति का निर्माण करना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि आपका जो डेवलपमेंट हो या आपकी जो विकास हो वो आपके जीवन स्तर को उच्च करने में हेल्प करे। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है आप 10 लोगों के बीच में जाएंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, या आपको मंच पे खड़ा कर दिया जाए तो बोल नहीं पाएंगे, तो उसको क्या करना है, उसके माध्यम से उनको सशक्त किया जाता है कि आप जो अपना निर्णय है या जो आप चाहते हैं वो अगर कोई आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो सामूहिक रूप से आप कर सकें। तो यही सामाजिक सशक्तिकरण होता है। अगला प्रश्न है जीविका के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मॉडल की सफलता का क्या कारण है। यानी जीविका का जो मॉडल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का उसकी जो सफलता का क्या रीज़न है पूछ रहे हैं। पहला रीज़न है क्योंकि यह ग्रामीण गरीबों को सरकार से मुक्त धन प्राप्त कराने का एकमात्र तरीका है। दूसरा है क्योंकि यह सदस्यों को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मजबूत मंच प्रदान करता है। तीसरा है क्योंकि यह केवल महिलाओं को लक्षित करता है और उन्हें अपने पतियों से अलग करता है। चौथा है क्योंकि यह एक निजी कंपनी है जो लाभ के लिए काम करती है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो राइट जवाब होगा क्या होगा।
स्वयं सहायता समूह जो मॉडल की सफलता का एक मेन कारण क्या है, क्योंकि यह सदस्यों को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करते हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको जोड़ता है जिसमें वे पैसा वगैरह जमा करते हैं। इसके साथ ही साथ जो सामाजिक उनका विकास होता है, बात वगैरह करने के या चीज़ों को जानने का जो सामाजिक नॉलेज होता है वो भी उससे बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे वित्तीय समावेशन और एकजुटता पर आधारित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सतत जीविकोपार्जन योजना की ग्रेजुएशन अप्रोच में आजीविका अंतर सहायता यानी लेवलीहुड गैप असिस्टेंट का क्या महत्व है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्योंकि यह एक मौद्रिक सहायता है जो परिवारों को उनके नए व्यवसाय शुरू करने के बाद भोजन और अन्य बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। दूसरा कह रहे हैं कि यह एक मुफ्त ऋण है जो केवल उन परिवारों को दिया जाता है जो अवैध गतिविधियों में संलग्न थे। तीसरा कार्य कि यह दीर्घकालिक वित्तीय सहायता है जो परिवारों को उनकी पूरी जिंदगी भर मिलती रहेगी। ठीक है, पूरी ज़िंदगी मिलती रहेगी। और यह योजना जो केवल सरकारी कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करते हैं। तो आपको पता है जो आजीविका अंतराल है यानी ग्रेजुएशन अप्रोच के तहत क्या किया जाता है कि उनको क्या किया जाता है कि एक मौद्रिक सहायता मिलती है जो उनके परिवार को नए व्यवसाय शुरू करने में, भोजन और अन्य बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में हेल्प करते हैं। एक वजीफ़ा हमने शब्द यूज़ किया था, वजीफ़ा आपको याद होगा, यही है वो। ठीक है, उसको आजीविका अंतराल सहायता भी कहेंगे, वजीफ़ा भी कहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए वही है। अगला प्रश्न है कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत मास्टर रिसोर्स पर्सन यानी मास्टर रिसोर्स पर्सन की क्या भूमिका है। आपको पता है कि इसमें एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है जिसे मास्टर रिसोर्स पर्सन है। तो वो नियुक्ति क्यों की जाती है, वो क्या काम करता है, वही पूछ रहे हैं। तो वे सरकार के लिए एक डेटा संग्रहण करने वाले कर्मचारी होते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि वे सामुदायिक स्तरीय कार्यकर्ता हैं जो परिवारों को आजीविका, मेंटरिंग और अन्य सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा कार्य है कि वे स्थानीय बैंकों के प्रतिनिधि हैं जो ऋण की मंजूरी देते हैं। चौथा है कि वे केवल ऐसे परिवार हैं जो योजनाओं के लिए लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको जो पता है कि जो मास्टर रिसोर्स पर्सन है उसकी क्या भूमिका है, तो वे सामुदायिक स्तरीय कार्यकर्ता है जो परिवारों को आजीविका, मेंटरिंग और अन्य सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, उनको आजीविका का साधन बताते हैं, उनको मेंटरिंग करते हैं यानी उनको जो मानसिक, अगर उन्हें कोई डाउट वगैरह है उसको उसमें स्किल वगैरह प्रदान करते हैं। ठीक है, तो एक मेंटरिंग ऑफिसर्स होते हैं ये। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना में अति गरीब यानी अल्ट्रा पुअर दृष्टिकोण के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अति गरीब, क्योंकि यह केवल उन परिवारों को लक्षित करता है जिनकी आय शून्य है, क्योंकि यह गरीबी की पारंपरिक परिभाषा से बाहर के सबसे गरीब परिवार पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक समग्र रणनीति अपनाता है। तीसरा कह रहा है क्योंकि यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है। चौथा कह रहा है क्योंकि यह केवल उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अवैध गतिविधियों में संलग्न थे। तो इसमें जो अल्ट्रा पुअर की जो दृष्टिकोण है यानी जो उनका विजन है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि यह गरीबी की परिभाषा जो है से बाहर निकालने के लिए सबसे गरीब परिवारों पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक समग्र रणनीति प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि SJY का उद्देश्य उन परिवारों को लक्षित करना है जो पारंपरिक सरकारी योजनाओं से छूट गए हैं और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक समग्र ग्रेजुएशन अप्रोच प्रदान करती है। ठीक है, हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, आपको रिकॉल कराना है सिर्फ। ठीक है, और ज़्यादा डिस्कशन करने से क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको देखना और मुश्किल हो जाएगा इसको। अगला प्रश्न है कि सतत जीविकोपार्जन योजना में के ग्रेजुएशन अप्रोच का कौन सा घटक लाभार्थियों को पूरी तरह से गरीबी से बाहर निकालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कह रहा है कि केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा कह रहा है कि केवल कौशल विकास प्रशिक्षण करना।
तीसरा कह रहा है कि समग्र पैकेज जिसमें संपत्ति हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, मेंटरिंग और वित्तीय सहायता शामिल है। और चौथा है केवल सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो आपको पता है जो सतत विकास योजना है उसमें ग्रेजुएशन अप्रोच का है, उसमें जो पूरी तरह से गरीबी निकालने का क्या मतलब है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक समग्र पैकेज जिसमें संपत्ति हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और मेंटरिंग और वित्तीय समावेशन शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा यहाँ पे ग्रेजुएशन अप्रोच के घटक। अगला प्रश्न है कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभार्थियों को अति गरीब परिवार के रूप में कैसे पहचाना जाता है, यानी परिवार अति गरीब है इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो केवल उन परिवारों को वार्षिक आय के आधार पर, उनकी जो वार्षिक आय उसके आधार पर तय किया जाता है, या औपचारिक सरकारी सर्वेक्षण के माध्यम से तय होता है, या समुदाय के नेतृत्व में एक भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से जो उनके सामाजिक और आर्थिक मानदंडों पर विचार करती है, या चौथा कह रहा है कि केवल उन परिवारों को शामिल करके जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, तो जो सतत जीविकोपार्जन योजना है उसमें जो लाभार्थी उनको अति गरीब के रूप में कैसे पहचाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, समुदाय के नेतृत्व में एक भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से जो उनके सामाजिक और आर्थिक मानदंडों पर विचार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY वर्ष 2007 में RKVY रफ्तार में बदलने के बाद मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडेड और कृषि उद्यमिता यानी एग्रीप्रेन्योरशिप, ठीक है, एग्रीप्रेन्योरशिप पर विशेष ध्यान क्यों दिया गया है, यानी इसमें जो उद्यमिता पर विशेष बल क्यों दिया गया ये पूछ रहे हैं। क्योंकि सरकार केवल छोटे उद्यमों के बजाय बड़े उद्योगों को लक्षित करना चाहती थी, या इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है जो केवल उत्पादन बढ़ाने से संभव नहीं था। तीसरा कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि सरकार कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से हटकर केवल गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहती थी। और चौथा कह रहा है क्योंकि यह किसानों को केवल ऋण प्रदान करने की जो योजना थी। ठीक है, तो आपको पता है जो मूल्यवर्धन किया गया था, वैल्यू एडेड किया गया था, उसमें क्या किया गया, क्योंकि जो किसानों का आय को बढ़ाना था जो केवल उत्पादन बढ़ाने से संभव है, यानी किसानों की इनकम बढ़ाने की बात की गई थी, जिसमें इनकम में क्या केवल खेती का में जो कृषि में जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के बजाय उसको बढ़ाने के साथ साथ उन्हें रोजगार के अन्य अवसर भी प्रदान करने, यानी इनकम के जो अन्य स्रोत थे उसको भी प्रदान करना, जिसमें क्या किया जाता था, उनको मत्स्य पालन वगैरह हो गया, ठीक है, मत्स्य पालन था, मधुमक्खी पालन था, ठीक है, यानी जो एडिशनल उनको एक क्या करना है, एक जो उद्यम वगैरह स्टार्ट करने के लिए ताकि आय का कृषि के अलावा अन्य स्रोत मिल सके वो था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी था इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे देखें तो केवल उत्पादन बढ़ाने से किसानों की आय के में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो रही थी, इसलिए मूल्यवर्धन और उद्यमिता पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी वैल्यू एडिशन पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, ठीक है, या फूड प्रोसेसिंग का जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने पर विशेष बल दिया गया था। कह रहा है कि PM किसान योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपवाद मानदंडों के तहत आ रहे हैं, यानी जो इसका एक अपवाद है PM किसान योजना में, एक ये मिसिंग है या इन तीन सेम होंगे, एक भिन्न होगा। तो कह रहा है कि एक किसान जो भारत के राष्ट्रपति पद पे है वो इसका योग्य होगा, यानी पात्रता यहाँ पे दे रहा है शायद कौन पात्र होगा और कौन अपात्र होगा। एक किसान जिसकी मासिक पेंशन 5,000 रुपये है, एक किसान जिसने हाल ही में एक नया ट्रैक्टर खरीदा है, और एक किसान जिसने पिछले वर्ष 2 लाख तक का ऋण लिया था। जो आपको पता है कि जो PM किसान फंड है उसमें जो 6,000 की धनराशि मिलती है उसके लिए क्या क्या मानदंड है, तो आपको पता है कि जो संवैधानिक पद है, अगर कोई व्यक्ति अभी है या पहले रह चुका है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा, ये इसका एक अपवाद है। ये 3 व्यक्ति ये 3 पात्रता को बताता है कि कौन व्यक्ति पात्र होंगे, इसको मिलेगा इस योजना का लाभ, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, लेकिन इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है कि एक संवैधानिक पद पे, यानी जो राष्ट्रपति का पद है एक संवैधानिक पद है, आपको पता है संविधान में निर्मित है ये, तो ये इसका राइट जवाब होगा, ये अपवाद है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब। अगला प्रश्न है
कि जीविका के कार्यान्वयन में ग्राम संगठन यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF की क्या भूमिका है। तो कह रहा है कि VO यानी जो कह रहा है कि जो ग्राम संगठन है और जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, दोनों ही स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करते हैं। दूसरा कह रहा है कि VO कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक फेडरेशन है, जबकि CLF कई VOs का एक फेडरेशन है। तीसरा कह रहा है कि VO और CLF दोनों गैर सरकारी संगठन हैं जो जीविका के साथ साझेदारी में काम करते हैं। और तीसरा अंतिम है जो लास्ट D है, VO केवल महिलाओं के लिए जबकि CF केवल पुरुषों के लिए। तो आपको पता है कि जो विलेज लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और जो क्लस्टर लेवल के फेडरेशन होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट जवाब होगा। आपको पता है कि कई जो संगठन यानी ग्राम समूह आपका गांव है, आपके मोहल्ले में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, तो एक गांव में 4-5 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक ग्राम संगठन का निर्माण करेंगे। और जब कई गांव के जो ग्राम संगठन है मिलकर क्या करते हैं, क्लस्टर लेवल का एक फेडरेशन का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो B है इसका एक राइट जवाब होगा। VO कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का फेडरेशन है, जबकि CLF जो है VOs का एक फेडरेशन है। ठीक है, जब कई VOs मिलते हैं तो एक जो सेल्फ हेल्प फेडरेशन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट जवाब था। अगला प्रश्न है, सतत जीविकोपार्जन योजना में ग्रेजुएशन अप्रोच में संवेदनशील परिवारों को कैसे लाभ पहुंचाया जाता है, यानी जो वनरेबल जो सेक्शन है उनको, यानी जो संवेदनशील परिवार है उसको इस योजना के तहत कैसे लाभ पहुंचाया जाता है। तो केवल उन्हें मासिक पेंशन प्रदान करके, उन्हें एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करके ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें, उन्हें एक समग्र सहायता पैकेज प्रदान करके जिसमें आजीविका के लिए संपत्ति स्थानांतरण, नियमित कोचिंग और मेंटरिंग शामिल है, और चौथा है केवल उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके बिना किसी वित्तीय सहायता के। तो आपको पता है जो ग्रेजुएशन अप्रोच है उसमें जो परिवार है उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट जवाब होगा। उन्हें एक समग्र सहायता पैकेज प्रदान करके इसमें आजीविका के लिए संपत्ति का स्थानांतरण किया जाता है, फिर उनको नियमित कोचिंग दी जाती है और इनकी मेंटरिंग की जाती है। एक मेंटर ऑफिसर आपको होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो C होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और इसके लिए पात्र कौन है, यानी जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका पहले तो प्राथमिक उद्देश्य क्या और कौन व्यक्ति इसका पात्र होता है। कह रहा है कि केवल मृत्यु के बाद परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और यह केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए है। दूसरा कह रहा है कि केवल इसका उद्देश्य एक दुर्घटना में मृत्यु विकलांगता के लिए बीमा कवर करना है और यह 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। तीसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य एक सेवानिवृत्त पेंशन योजना प्रदान करना और यह 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों के लिए है। और चौथा कह रहा है कि उन्हें स्वास्थ्य देखभाल और बीमा प्रदान करना और यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो आपको पता है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है और कौन पात्र होगा। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट जवाब होगा। इसमें जो विकलांगता, आंशिक विकलांगता या जो पूर्ण विकलांगता होती है उस पर आपको 2 लाख रुपए की कवरेज प्रदान की जाती है और आंशिक विकलांगता पर जो अस्थायी विकलांगता होती है, आंशिक स्थायी विकलांगता, उस पर क्या किया जाता है 1 लाख रुपये प्रदान किया जाता है। और उसकी जो पात्रता होती है आपको पता है कि 18 से 70 वर्ष की आयु के जो भी बैंक खाता धारक है वो होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन PM किसान योजना के लिए अपवाद के मानदंडों से संबंधित नहीं है, यानी अपवाद में सम्मिलित नहीं है। तो कह रहा है कि वे सभी संस्थागत भूमि धारक जो सरकारी भूमि पर यानी भूमि को जोतते हैं या खेती करते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि वे सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 या उससे अधिक है। तीसरा कह रहा है वे व्यक्ति जिन्हें पिछले वर्ष आकलन में आयकर का भुगतान किया हो। और चौथा है ऐसे सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिन्हें प्रति माह 10,000 या उससे अधिक की पेंशन राशि मिलती है, भले वे मल्टीटास्किंग
या क्लस्टर कर्मचारी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें 3 सिमिलर हैं और 1 डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन पात्र है, यानी पीएम फंड के तहत किसको पैसा मिलेगा और किसको नहीं मिलता है, यानी कौन इसका लाभ उठा सकता है, कौन लाभ नहीं उठा सकता। तो ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। और ये चौथा जो ऑप्शन होगा इसका राइट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिन्हें प्रति माह 10,000 या उससे अधिक की पेंशन मिलती है, भले वे मल्टीटास्किंग क्लास या ग्रुप के अधिकारी हों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट जवाब है। ये गलत है क्योंकि इसमें ये तीनों में पात्रता की बात की गई और कौन अपात्र है या और कौन अपात्र नहीं, यानी पात्र कौन है और कौन पात्र नहीं। ठीक है, तो उसी पे बात थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन RKVY रफ्तार में किए गए प्रमुख बदलाव में सबसे अच्छा है। तो योजना का फोकस कृषि से हटकर केवल बागवानी और पशुपालन पर केंद्रित है। कह रहे कि ये योजना जो है 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और राज्यों द्वारा स्वायत्ता को जो राज्यों की स्वायत्ता उसको समाप्त करते हैं। तीसरा है, कृषि उद्यमिता और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कटाई पूर्व और कटाई पश्चात बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना है। और चौथा है, योजना के तहत केवल उन राज्यों को धन आवंटित करना जिसकी कृषि विकास दर 4% या उससे अधिक है। तो आपको पता है जो रफ्तार योजना है उसका सबसे अच्छा बदलाव क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट जवाब होगा। कृषि उद्यमिता और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कटाई पूर्व और कटाई के पश्चात इस पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीएम किसान और RKVY के बीच क्या अंतर है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और पीएम किसान योजना के बीच क्या अंतर है। पहला कह रहा है कि पीएम किसान का उद्देश्य किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना, जबकि RKVY का उद्देश्य कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। दूसरा कह रहा है कि पीएम किसान एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जबकि RKVY एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तीसरा कह रहा है कि पीएम किसान का फोकस केवल बड़े और सीमांत किसानों पर है, जबकि RKVY छोटे किसानों को कवर करती है, सभी किसानों को कवर करती है। और डी है कि पीएम किसान के लिए कोई बहिष्कृत मानदंड नहीं है, जबकि RKVY के लिए मानदंड है। तो आपको पता है जो इन दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होना चाहिए। पीएम किसान योजना का उद्देश्य किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपको पता है कि जो 6,000 की राशि है वो 3 किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है, जबकि जो RKV राष्ट्रीय जो कृषि विकास योजना है उसका क्या करना है, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में जो क्या है बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY 2015-16 से केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग पैटर्न में बदलाव किया गया था। तो पहले यह 100% केंद्रीय वित्त पोषण से केंद्र से बदलकर केंद्र राज्यों का अनुपात 90-10 हो गया। पहले यह 100% केंद्र वित्त पोषण से बदलकर राज्य का अनुपात जो है 60 और 40 का हो गया। तीसरा है, केंद्र सरकार ने पूरी तरह से वित्त पोषण करना बंद कर दिया और यह पूरी तरह से राज्यों की जिम्मेदारी बन गई। चौथा कह रहे हैं कि योजना को केंद्रीय वित्त पोषण से हटाकर जिला स्तरीय वित्त पोषण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो आपको जो पता है कि जो 15-16 में जो किया गया था इसमें जो इसकी जो फंडिंग थी वो क्या कर दिया गया, 60 और 40 कर दिया गया। यानी पहले जो केंद्रीय वित्त पोषण जो था उसको बदलाव करके राज्यों का अनुपात क्या किया गया, 60 और 40 कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो पहला है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरा है अटल पेंशन योजना और चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। आपको पता है जो NSAP है यानी जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है इसमें 5 इसकी उप योजनाएँ थी। तो अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी एक उप योजना इसमें नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, अटल पेंशन योजना इसमें नहीं थी। ठीक है, इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना थी,
विधवा पेंशन योजना थी, विकलांग योजना थी और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के साथ साथ अन्नपूर्णा योजना भी थी। ठीक है, तो इसमें अटल जो पेंशन योजना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, ये नहीं था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि जीविका एक स्वायत्त निकाय है जिसे ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के तहत स्थापित किया गया है। दूसरा कह रहे हैं यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और जिसका उद्देश्य बिहार में गरीबी उन्मूलन करना है। तीसरा कह रहा है कि यह ग्रामीण गरीबी को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने पर ध्यान केंद्रित है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊपर दिए कथन में से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, यानी ये 3 जो कथन दिए गए हैं जीविका के संदर्भ में, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई एक आपने कथन पकड़ लिया कि कौन सा गलत है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो जो जीविका है उसके तहत जो आपको पता है कि इसमें जो दूसरा है वो गलत है। ये क्या है, पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है। ठीक है, तो अगर दूसरे को कट करें, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट जवाब होगा। 1 और 3 जो है इसका सही कथन यानी इसकी सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि जीविका एक स्वायत्त निकाय है। यह ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित नहीं है। ठीक है, यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है और केंद्र सरकार इसका 100% फंडिंग नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि सतत जीविकोपार्जन योजना में जो सतत जीविकोपार्जन योजना के ग्रेजुएशन अप्रोच के तहत प्रदान किए जाने वाले घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें मौद्रिक सहायता, एकमुश्त ऋण और कौशल विकास और 5 वर्ष की मेंटरशिप दी जाती है। दूसरा कह रहा है कि संपत्ति का हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, आजीविका अंतराल सहायता और 24 महीने की मेंटरशिप दी जाती है। तीसरा है पेंशन लाभ, बीमा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भवन निर्माण और मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और चौथा है केवल सब्सिडी और सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान किया जाता है। तो आपको पता है जो जीविका का जो ग्रेजुएशन अप्रोच है उसमें क्या किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें संपत्ति का हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, आजीविका अंतराल सहायता और 24 महीने की मेंटरशिप दी जाती है। ठीक है, 24 महीने तक फंड और मेंटरशिप दोनों प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिए कि जो सतत जीविकोपार्जन योजना का ग्रेजुएशन अप्रोच संपत्ति हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, आजीविका अंतराल सहायता और 24 महीने की मेंटरिंग के माध्यम से अति गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक समग्र रणनीति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सतत जीविकोपार्जन योजना को अन्य गरीबी उन्मूलन योजनाओं से अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो कह रहे हैं कि यह केवल बिहार राज्य में लागू की गई है। दूसरा है यह पारंपरिक रूप से शराब और ताड़ी के व्यापार में संलग्न समुदायों के लिए लक्षित है। तीसरा है यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन अप्रोच का उपयोग करके अति गरीब परिवारों को लक्षित करती है। और चौथा कह रहा है कि यह बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई आजीविका पहल की योजना है। ठीक है, तो आपको जो पता है जो सतत जीविकोपार्जन योजना है इसका जो ग्रेजुएशन अप्रोच है उसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। पारंपरिक रूप से शराब और ताड़ी के परिवार में संलग्न समुदायों को लक्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। क्या है, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जो ग्रेजुएशन अप्रोच का उपयोग करके अति गरीब परिवारों को लक्षित करते हैं। ठीक है, जो टारगेटेड परिवार है उसका अति गरीब हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो गया। ठीक है, मेरे से गलती हो गई थी, बस मैंने बी इसको कर लिया क्योंकि इसमें आपको पता है कि ताड़ी वगैरह था तो ये सिमिलर हो गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेरे से तो गलती हो गई। एसजेवाई का एक अनूठा और महत्वपूर्ण पहल इसे एक ग्रेजुएशन अप्रोच है जो केवल मौद्रिक सहायता के बजाय एक समग्र, समयबद्ध और सशक्तिकरण ध्यान पर केंद्रित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि
पीएम किसान योजना के तहत 6,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता का उद्देश्य क्या है? क्या इसे केवल कृषि संबंधित खर्चों के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य इनपुट की खरीदारी में मदद करना है और इसे केवल कृषि संबंधित खर्चों के लिए उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, इसका उद्देश्य कृषि इनपुट और घरेलू जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और इसका उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तीसरा, इसका उद्देश्य केवल घरेलू खर्चों के लिए प्रदान करना है और इसे कृषि से संबंधित उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। और चौथा कह रहा है कि किसानों उद्देश्य का जो पीएम किसान फंड है, इसका उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना है और इसे सीधे बैंक खाते के में हस्तांतरित नहीं होता है। तो आपको पता है जो पीएम फंड है, उसका फंड की जो पैसा आता है उसके आप कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट जवाब होगा। इसका जो उद्देश्य है इनपुट और घरेलू जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और इसके उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चाहें तो खेती में खर्च करें या आप जहां चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट जवाब है। 1 मिनट। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जीविका द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना को लागू कराने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो पहला, यह योजना केवल उन परिवारों को लक्षित करती है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। दूसरा है, यह जीविका को मौजूदा स्वयं सहायता समूहों और संरचना और सामुदायिक स्तर की संस्थाओं का लाभ उठाती है। तीसरा कह रहा है, केवल उन समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो शराब के व्यापार में संलग्न हैं। और चौथा है, यह केवल बिहार के कुछ चुनिंदा जिलों में उपयोगी तौर पर लागू की गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सतत जीविकोपार्जन योजना को लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यह आजीविका में मौजूदा गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह आजीविका में मौजूदा समूह संरचना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब होना चाहिए। हाँ, मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया था इसलिए मैंने पहले चेक कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब है, यह जीविका और मौजूदा स्वयं सहायता समूह और संरचना और समुदाय स्तरीय संस्थानों का लाभ उठाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मिडनाइट से ज़्यादा हो गया। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो पहला, यह राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता है जो केवल छोटे और सीमांत किसानों तक सीमित है। दूसरा, यह मौद्रिक सब्सिडी है जिसका उपयोग केवल कृषि इनपुट जैसे उर्वरक और बीज खरीदने के लिए किया जा सकता है। तीसरा, यह आय सहायता है जो 2000 की 3 किस्त समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। और चौथा, यह ऋण योजना है जिसके तहत किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो जो इसमें आपको पता है कि इसका जो सबसे सटीक है ऑप्शन नंबर सी होगा। यह एक आय सहायता है जो 2000 की 3 समान किस्तों में से किसानों के खाते में बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संदर्भ में विकेंद्रीकृत योजना यानी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पे विकेंद्रीकृत योजना कह रहा है RKVY के तहत। तो यह कृषि क्षेत्र के लिए सभी निर्णय केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं। दूसरा है, राज्य और जिला स्तर पर कृषि योजनाओं को उनकी विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया जाता है। तीसरा है कि योजना केवल बड़े कृषि उद्योगों को वित्त पोषित करती है और छोटे किसानों को नहीं करती है। चौथा है कि यह राज्य सरकारों को सीधे सब्सिडी प्रदान करती है और बिना किसी योजना के। तो आपको पता है जो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही है कि स्थानीय स्तर पर यानी राज्य और जिला स्तर पर कृषि योजनाओं को उनकी विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार तैयार करना, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसे पहली बार वर्ष 2007-8 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल ग्रामीण किसानों को 6,000 की वार्षिक आय प्रदान करना। दूसरा है कि राज्यों को अपनी व्यापक कृषि विकास योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना। तीसरा है राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना जिसमें सभी किसानों की जानकारी शामिल हो। चौथा है केवल जैविक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। राज्यों को अपनी व्यापक कृषि योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उससे कृषि से संबंधित निवेश को बढ़ावा देना। तो ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विशेषताओं को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है? ठीक है, केंद्र सरकार की योजना को सबसे सटीक रूप से कौन परिभाषित करता है? तो वे केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए स्वास्थ्य, देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा, वे सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए बीमा, पेंशन और वित्तीय सहायता जैसी वित्तीय सेवाओं की पेशकश करती है। तीसरा, वे सभी नागरिकों को अनिवार्य सरकारी नौकरी की गारंटी देती है। और चौथा है इनका उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को सेवानिवृत्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो जो आपको पता है कि इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। जो केंद्र सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, जो सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, वो क्या हैं? तो उसमें क्या है? सुरक्षा जाल, बीमा, पेंशन और वित्तीय सहायता के साथ साथ वित्तीय सेवाओं की पेशकश की जाती है। जैसे ज्योति बीमा योजना है, फिर जो सुरक्षा बीमा योजना है, ये सारी उसमें आती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से कौन सी योजना अटल पेंशन योजना की विशेषता को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाती है? तो कह रहे हैं ये 18 से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक दुर्घटना बीमा योजना है। दूसरा कह रहे हैं कि यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्त के बाद 3,000 की धनराशि यानी मासिक जो धनराशि वह प्रदान करती है। चौथा कह रहे हैं कि यह एक अनिवार्य पेंशन योजना है जो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। और चौथा, यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्त के बाद मासिक पेंशन की गारंटी देता है जिसकी राशि अंशदान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें जो आपको पता है कि जो पेंशन योजना है उसके तहत ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। इसकी जो राशि है आपने कितना रुपए फंड किया उसके आधार पर आपको पेंशन मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न है कि जीविका द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए उपयोग में की जाने वाली स्वयं सहायता मॉडल का लाभ क्या है? ठीक है, तो इसका लाभ पूछ रहा है कि क्या है। पहला ऑप्शन है कि यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है इसका। दूसरा, यह एक सामूहिक संस्था संरचना बनाना जो गरीबों को वित्तीय और सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सशक्त बनाती है। तीसरा है ग्रामीण गरीबों को शहरी क्षेत्रों में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। या चौथा, यह केवल उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो पहले से ही अपने स्वयं के व्यवसाय चला रहे थे। ठीक है, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मॉडल है उसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक सामूहिक संस्था संरचना बनाना जो गरीबों को वित्तीय सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक पहुँच में सशक्त बनाती हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। जीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? पहला, इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। दूसरा, यह एक गैर सरकारी संगठन है जो किसानों को कृषि ऋण प्रदान करता है। तीसरा, यह बिहार में ग्रामीण विकास के लिए एक राज्य स्तरीय मिशन है जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करता है। और चौथा है, यह एक वाणिज्य बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो जीविका है वो क्या है और इसका सबसे सटीक इनमें से क्या उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यह एक ग्रामीण विकास के लिए एक राज्य स्तरीय मिशन है यानी राज्य के स्तर की मिशन है। ठीक है, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से काम करता है। तो ये राज्य सरकार का मिशन है जीविका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि SJY के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो पहला, सरकार द्वारा सीधे सर्वेक्षण है, राजनीतिक प्रतिनिधियों की सिफारिश के आधार पर, गरीबी रेखा से नीचे की
सूची में रैंडम चयन के माध्यम से या सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, पार्टिसिपेटरी वेल्थ रैंकिंग, ठीक है, पार्टिसिपेटरी वेल्थ रैंकिंग के माध्यम से। तो आपको पता है जो SJY है उसके तहत जो लाभार्थियों के चयन का जो पद्धति है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, यानी पार्टिसिपेटरी वेल्थ रैंकिंग के माध्यम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। SJY में ग्रेजुएशन शब्द का क्या अर्थ है? तो लाभार्थियों की शिक्षा डिग्री प्रदान करना है, एक निश्चित समय सीमा के भीतर परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है, लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के लिए एक प्रमाण पत्र देना है, या योजना के सफल होने के बाद सरकारी सहायता प्रदान करना है, ठीक है। तो आपको जो पता है कि जो SJY के तहत जो ग्रेजुएशन है उसका क्या मतलब है, तो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जो गरीब परिवारों को इससे क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ग्रेजुएशन अप्रोच का मूल विचार परिवारों को एक निश्चित अवधि यानी 24 महीने के भीतर आवश्यक सहायता देकर इतना सशक्त बनाना है कि वे अस्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकल सकें, ठीक है। तो ये हमारे जो 50 क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो चुके हैं, 50 जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। इससे पता चलेगा कि आपने एक हफ्ते में जो पढ़ा है वो अब तक आपको कितनी चीज़ें रिकॉल है, यानी कितनी याद है आपको, ठीक है। तो ये ज़रूर बताइएगा कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको कैसे लगे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।